नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है एक वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कि जब भी कोई रिटेल कस्टमर किसी स्टॉक्स में पैसा लगाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर्स में वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा इंप्रूव करे। क्योंकि ये हम सभी लोगों की इच्छा होती है कि अगर हम किसी स्टॉक्स पे मान लीजिए 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, बहुत सारा हमने पोर्टफोलियो बना दिया, तो हमारे को दिल में ये होता है कि आज से 5 साल बाद ये जो मैंने 5 लाख के स्टॉक्स लिए हैं हो जाए तो 7 लाख के हो जाए, 8 लाख के हो जाए, 10 लाख के हो जाए। बट एक्चुअल में इससे होता कभी कभी मैक्सिमम टाइम उल्टा ही है कि 5 लाख का कभी कभी मार्केट क्रैश हो गई तो 3 लाख बच गया, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तो 6-7 लाख हो गया। एक्चुअली मैंने ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं, तो कई लोगों ने तो ये बोला कि जी हमने तो 20 साल पैसा लगाया, जब हमने शुरू करा था तो 20 लाख लगाया था और आज 20 साल के बाद ये जरूर है कि हमने मार्केट में कुछ खोया नहीं बट कुछ बनाया भी नहीं। तो 20 साल की जो एक स्ट्रेटजी थी कि हमने 20 साल स्टॉक मार्केट में लगाया पैसा और लास्ट में आपको कुछ नहीं मिला, तो ये चीज़ें फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास अगर एक रिटेल कस्टमर अगर स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहता है तो वो स्टॉक में पैसा किस मोड के थ्रू लगाता है? देखिए, उसके पास सबसे बड़ा मोड होता है न्यूज़। आपके पास न्यूज़पेपर आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है, कुछ आपको फ्रेंड्स ने आपके पास रिकमेंड कर दिया, तो और कई तो जो ज़्यादा ही टेक्निकल्स होते हैं वो तो बोलते हैं कि जी हमने चार्ट इसका पढ़ लिया, बैलेंस शीट इसकी पढ़ ली, हमने कॉन्फ्रेंस कॉल इसकी अटेंड कर ली, हमने रिसर्च रिपोर्ट इसकी पढ़ ली, हमने उसके हर एक जो प्रमोटर है उसके हर एक चीज़ का वीडियो देखा। बट फिर भी इतनी चीज़ें रिसर्च करने के बाद भी हमारा नुकसान हो जाता है इस चीज़ें। तो रिटेल आदमी कहाँ पे जाए? उसके पास ऐसी क्या ऑप्शंस होती है कि वो अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बावजूद भी आपके पास जो है वो स्टॉक्स में घाटा ही खाना पड़ता है। और ये चीज़ एक्चुअली होती कैसे है? देखिए, हम ज़्यादातर जब भी स्टॉक्स लेते हैं तो हमारे को, तो मैं एक ओपनली चीज़ कहूँगा कि देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में जितने ज़्यादा स्टॉक्स होंगे ना, उसमें से कईयों को तो कंपनी के बिजनेस मॉडल का ही पता नहीं होगा, उसमें से कईयों को यही पता नहीं होगा कि कंपनी का एक्चुअली पोस्ट फॉरवर्ड प्लान्स क्या है, फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं, उन्होंने पास्ट में क्या करा, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर्स में क्या करेंगे। और कईयों को तो यही पता नहीं होता है कि हमने कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है, उसको कौन से एंट्री टाइम में एंट्री स्टॉक्स की करनी है और कौन से टाइम में एग्जिट करना है। और मैक्सिमम टाइम हम लोग करते यही हैं कि जब स्टॉक मार्केट चढ़ रही होती है ना, तब उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, और जब स्टॉक मार्केट गिर रही होती है तब हम पैसा निकाल लेते हैं। तो देखिए, एक तो जब मार्केट चढ़ रही है तो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली क्या है, वो कॉस्टली मिल रहे हैं, और जब मार्केट गिर रही है तो आप घाटे में निकल जा रहे हैं। और ऊपर से इनसाइडर ट्रेडिंग, और ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो काफ़ी बार क्या देखा गया कि किसी स्टॉक्स में कईयों का कहना है कि म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, एफआईआईज की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। भाई, म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज तो ट्रेडिंग करने आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। उनका काम क्या है? 10 दिन किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया, स्टॉक मार्केट को अबव किया, मैनिपुलेट किया, 11वें दिन आपने पैसा बाहर निकाल लिया। तो ये तो चीज़ें एक्चुअली ट्रेडर्स कर रहे हैं। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि जी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बीएससी का डाटा पढ़ रहे हैं, आज इतने सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन हुई, इतना स्टॉक्स जो है इसकी एक्सपायरी हुई, हमने इतना प्रीमियम दिया। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके भी ना एट लास्ट में हमारे को कुछ नहीं मिलता है। तो इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे कि हम स्टॉक्स लेने के लिए कौन सी मेथडोलॉजी अपनाएं कि हमारा नुकसान जो हो बहुत कम हो और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे ना एक थोड़ी साइकोलॉजिकली चीज़ बारे में भी बात करना है। देखिए, हर किसी के साथ होता है कि मान लीजिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है ना, तो वो साइकोलॉजिकली आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, और अगर उसके बारे में कोई बुरा बोल रहा है ना, तो मान लीजिए कि वो तो आपका दुश्मन बन गया। तो ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट है, ये मार्केट का साइकोलॉजिकली इफेक्ट है कि आपके स्टॉक में के बारे में अगर कोई बुरा बोल रहा है ना, तो आपका मान लीजिए उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। और कोई आपको एंट्री के लिए बोल रहा है कि स्टॉक्स पे एंट्री लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि पेनी स्टॉक्स में विश्वास करते हैं। हमारा थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि छोटे छोटे जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे 5 रुपए 10 रुपए, उस
उन स्टॉक्स पे ना हम ज़्यादा होल्डिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड को जो है ना सेटिस्फाई रखना चाहते हैं कि देखिए आइडिया अगर 8 रुपए का स्टॉक है, सुजलॉन 2 रुपए का स्टॉक्स है, तो हमने 2 रुपए के हिसाब से 500 स्टॉक्स ले लिया, हमारे पास सुजलॉन के 500 स्टॉक्स है ना। तो कभी कभी जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि कम दाम में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीद लें, पेनी स्टॉक्स में। मतलब क्या है कि अगर 2.5 रुपए का स्टॉक्स खरीदा तो अगर एक दिन में एक या 1.5 रुपए की भी चेंज होगी तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा 500 रुपये बढ़ गया, 6 रुपये बढ़ गया या 7 रुपये स्टॉक बढ़ गया। तो ये पेनी स्टॉक्स हमारे को ज्यादातर बहुत ज्यादा पसंद है। और ऑलरेडी मैंने बोला कि जो भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा वो साइकोलॉजिकली आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देता है कि जब आपके पास उसमें नुकसान हो रहा होता है तब हम उसको नुकसान को झेलने के तैयारी में नहीं होते और हम यही सोचते हैं कि स्टॉक अबव जाएगा, और वो स्टॉक अबव तो क्या गया, उस स्टॉक्स ने आपको लॉस ही लॉस दिया। और मजबूरन लास्ट में क्या होता है ना कि हमारे को स्टॉक से एग्जिट करना पड़ता है। तो जब हम ये रिटेल इन्वेस्टर एक साइकोलॉजिकली एक स्टॉक मार्केट में एंट्री का टाइम, स्टॉक मार्केट में एग्जिट का टाइम, रिसर्च रिपोर्ट्स, टेक्निकल चार्ट पैटर्न, पैरामीटर्स, वीकली एक्सपायरी, कितना सिक्योरिटी पोजीशंस मार्केट में आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, म्यूचुअल फंड की क्या होल्डिंग है, कॉन्फ्रेंस कॉल क्या कर रही है, कंपनी क्या बोल रही है, तो ये जब इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी अगर नुकसान ही हो रहा है तो फिर स्टॉक मार्केट में तो अच्छा है ना कि बैंक में एफडी में पैसा रखें, तो ही हमारे लिए वो सेटिस्फाई है। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टॉक मार्केट में लोग आजकल परेशान है ना, वो ट्रेडिंग से परेशान है, ना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप सोचते हो कि आज 4 दिन के लिए स्टॉक्स लेना, 5 दिन के लिए स्टॉक्स लेना, इंट्राडे आपने खेलना। तो देखिए ये बहुत बड़ी गेम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंट्राडे खेल भी रहे हैं ना तो आप 10 लाख का अमाउंट लेके आ रहे हैं, बट जो बहुत बड़े ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं जिनके पास 10-10 लाख रुपए, करोड़ ला के, वो उनको अगर 1 रुपए की भी मूवमेंट होगी या 50 पैसे की भी मूवमेंट होगी तो उनको करोड़ों में फायदा हो जाता है। बट अगर आपकी 1 रुपए की मूवमेंट भी ऊपर नीचे हो तो आपको लाखों का नुकसान हो जाता है। तो इंट्राडे तो मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा हूं कि इससे तो दूर ही रहना है। बट वैल्यू इन्वेस्टिंग के केस में भी बहुत ज्यादा चीजें नोटिस करी गई हुई हैं कि हमारे को नुकसान होता है, क्योंकि आपने हिस्ट्री देखी है। आपने येस बैंक का केस देखा येस बैंक के बारे में बात कर लेंगे। जब वो स्टॉक्स 400 चढ़ रहा था तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे टीवी पे कि देखो ये नेक्स्ट HDFC बैंक है। जब वो 300 रह गया तो उन्होंने बोला कि देखिए ये थोड़ी सी करेक्शन है, स्टॉक नॉर्मली सी बिहेव करेगा। जब स्टॉक के ऊपर जब 200 के ऊपर आया तो ज्यादातर लोग बोले कि इन्वेस्टिंग करो, इसके ऊपर इन्वेस्ट करो, यही राइट टाइम है। अब जब 150 पहुंच गया वो स्टॉक, तो वो जो टीवी में आते थे या न्यूज़पेपर में आते उनका बोलना बंद हो गया। हमारे रवनीत सिंह गिल जी आए CEO, उन्होंने बोला कि देखिए इतना बड़ा CEO है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, आम जनता को, लोगों को गोली पे गोली देते रहे कि आज हम यहाँ से फंड लाएंगे, आज हम यहाँ से फंड लाएंगे, और फंड लाने के बेस के ऊपर ही स्टॉक्स 1-2 महीने को मैनिपुलेट करता रहा, कुछ अपनी 120 से 140, 45, 50 तक जाता रहा। तो लोगों को लगा कि रवनीत सिंह गिल जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट वो जो स्टॉक्स को कर रहे थे वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे और पैसा कहीं से आया नहीं, और एट लास्ट राणा कपूर जी का स्कैम्स ओपन हो गया और आज वो जेल में। तो जब ये इतनी सारी चीजें हो जा रही हैं इतनी रिसर्च करने के बाद, और येस बैंक के केस में तो मैं आपको साफ बता देता हूं कि जब 2019 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने जब इंक्वायरी बिठाई थी तो साफ साफ बोल दिया गया था कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 2019 में इतनी ज्यादा FIIs आई, 5-6 हजार करोड़ का जो फंड्स था वो इन्फ्यूज करा येस बैंक में। बट बाद में पता लगना, बाद में तो मार्केट गिर गई। तो स्टॉक्स में देखिए न्यूज निकालना तो एक इंटरनल न्यूज निकालना तो एक इलीगल था, बट सिस्टम भी उस चीज के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल था। इतनी इरेगुलरिटीज, और RBI तो कम से कम 1 साल बाद आया उस चीज को बोलने के लिए कि जी अब तो स्कैम हो गया, अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसको मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न दे देते हैं और कुछ छोटे छोटे बैंक्स के ऊपर पैटर्न्स दे देते हैं। तो ये येस बैंक का हाल था। तो इतनी ज्यादा न्यूज पढ़ने के बाद 1 साल तो येस बैंक के पीछे ही लोग पड़े रहे कि आज नहीं कल ठीक होगा। DHFL के केस में देखिए क्या 650 का स्टॉक 200 का हो गया। अच्छा, कोबरा न्यूज की आई आपके पास, अभिनव शर्मा जी जो रिपोर्टर थे पहले ABP में, उन्होंने न्यूज निकाली कि इतना बड़ा स्कैम हो गया, स्टॉक 100 रुपए पे पहुंच गया। हाँ जी, फिर आपके पास जो ये DHFL के प्रमोटर जो है वाधवान जी, वो आए टीवी पे भी, देखिए मार्केट में तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल तो हमारा स्टॉक चढ़ेगा। ठीक है, लोगों ने विश्वास कर लिया,
स्टॉक आपके पास 70 रुपए पे आया था, जो रिसर्च ब्रोकर थे नहीं ये कुछ लगता है कि अच्छा स्टॉक परफॉर्म करेगा, 70 रुपए के बाद जब वो स्टॉक गिरना शुरू हुआ 60, 50, 40 और फिर 15 रुपए के ऊपर पहुंच गया। क्योंकि उन्होंने तो एक्चुअली ऑलरेडी यस बैंक और डीएचएफएल में तो इंटरनल कोलैबोरेशन चली थी। तो मार्केट की रिसर्च रिपोर्ट चाहे जो मर्जी कर ले, आपका चार्ट पैटर्न चाहे जो मर्जी कर ले, तो जब मार्केट में इंटरनली ही फ्रॉड हो रहा है तो आपके पास ना कोई टेक्निकल पैरामीटर काम करेगा, कोई न्यूज़ काम नहीं करेगी, आपके पास रिसर्च रिपोर्ट काम नहीं करेगी, कॉन्फ्रेंस जो मर्जी ला लो। तो जो कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रमोटर आके ही झूठ चीजें बोल रहे हैं तो कोई विश्वास नहीं करता। और पैसा इसमें किसका लूट रहा है? पैसा आम जनता का लूटा जा रहा है। क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो गेन की जगह आप लॉस शो करोगे। अब लॉस शो हुआ तो सरकार को नुकसान है या हम लोगों को नुकसान है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में लगाई और एट लास्ट हुआ नुकसान। वही केस आपके पास जेट एयरवेज में था। तो जेट एयरवेज के तो चलो सीईओ नरेश गोयल जी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए कंपनी को काफ़ी स्टैंड करने के लिए लाते रहे, बट उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला आके मार्केट में कि जी हमारी कंपनी में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, कंपनी का दिवालिया निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ फिर अब उसको ऑक्यूपाई करने के लिए चीज़ें चले हैं। तो कई लोग, कई जो प्रमोटर्स हैं वो लोगों को झूठ बता के, इन्वेस्टर्स को झूठ बता के कंपनी का फंड्स आपस में लाने चाहते हैं। क्योंकि बैलेंस शीटें तो यार मैनिपुलेट हो जाती है ना। आप कितना पढ़ लोगे, कहाँ से प्रॉफिट शो कर दोगे? प्रॉफिट शो करोगे कंपनीज आएंगी। बहुत ज़्यादा बैलेंस शीटें मैनिपुलेट होती हैं। क्योंकि आपने हर्षद मेहता का 1992 का स्कैम देखा था। उसमें क्या था? सिंपल, हर्षद मेहता का काम था एक बैंक से पैसा लिया, उसको बीआर नहीं दी, दूसरे बैंक से सिक्योरिटी ली, उसको पैसा दिया। जब फर्स्ट बैंक को पैसे की जरूरत थी फिर वो तीसरे के पास गया, उससे पैसा लिया, फर्स्ट को दिया। तो वो अलग अलग लोगों से पैसे लेता रहता था और उनसे कुछ टाइम पीरियड मांग लेता था। मान लिया एक बैंक ने सिक्योरिटीज दी, दूसरे ने पैसा दिया, तो वो एक जिसको मतलब जिसको पैसा लेना चाहिए था वो उसके लिए आपके पास बायर ढूंढता था, और जिसको सिक्योरिटी सेल करनी थी वो सेल करता था, और इन दोनों के बीच में वो 15 दिन का टाइम मांग लेता था। तो जो भी उसके पास पैसा होता था वो स्टॉक मार्केट में डाल के मैनिपुलेट कर देते थे वो, और वही 300 रुपए का स्टॉक्स जो एसीसी का सीमेंट का स्टॉक था वो 9,000 पे पहुंचा दिया मार्केट में। अब जब सुचेता दलाल जी ने इसके बारे में पूछा और ये सारी चीजें जब आपके पास ओपनली हुई तो हर्षद स्कैम आ गया आपस के बाद में न्यूज़ आई कि जी उस टाइम की गवर्नमेंट को, पीएम तक इन्वॉल्वमेंट थी उस चीज़ की कि यहाँ पे पैसा गया। बट लास्ट में फिर क्या हुआ? आपने देखा कि लास्ट में जब जेपीसी कमेटी बैठी तो उन्होंने बोला कि जी ये तो बैंक एक्चुअली फ्रॉड ही सिटी बैंक का था, क्योंकि फॉरेन बैंक था और इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन बैंक्स के ऊपर हाथ डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूएसए का बैंक था तो यूएसए से तो हमारे को फंडिंग भी चाहिए थी ना। तो उस टाइम मनमोहन जी हमारे पीएम थे तो उन्होंने तो बोला कि नहीं, हम इस बैंक के लिए कुछ एक्शंस नहीं लेते थे। तो वो हर्षद स्कैम ना होके एक्चुअल में जो स्कैम था वो सिटी बैंक का था। क्योंकि होता गया था कि सिटी बैंक्स के पास तो ऑलरेडी पैसा बहुत था, तो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती थी सिटी बैंक उनको परचेज कर लेता था। ठीक है, अब जब किसी बैंक को पैसों की जरूरत थी तो सिटी बैंक्स के साथ कुछ ब्रोकर्स मिल गए, वो सिक्योरिटीज उनको देते थे, और वो यूटीआई के जो उस टाइम के चेयरमैन थे उनके पास वो सिक्योरिटीज चली जाती थी, वो इंटरेस्ट पे पैसा उठा लेते थे और 14-15 दिन का टाइम मांग लेते थे और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते थे। और जब स्टॉक ज्यादा चढ़ता था तो लोग होल्डिंग बनाते थे, क्योंकि उन ट्रेडर्स को पता है कि हमने स्टॉक मार्केट इतने लेवल पे चढ़ानी है और इतने लेवल पे गिरानी है। तो और वो उनको तो प्रॉफिट कमाना है, और वो प्रॉफिट कहां से कमा रहे हैं? ट्रेडर्स हो गए और या एफआईआईज हो गए, वो स्टॉक को चढ़ाएंगे उतारेंगे और उसके बीच में हम ट्रैप होंगे। वो जो रिटेल आदमी हो उसको ट्रैपिंग कर रहे हैं वो, क्योंकि जो पैसा आना है ना मार्केट में वो कंपनीज कैसे कमाएंगे, लोग कैसे कमाएंगे? क्योंकि वो रिटेल्स को फंसाएंगे और वहां से पैसा एक्सट्रैक्ट करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखिए हर्षद मेहता के टाइम में ही 90 रुपए का जो पोलो का स्टॉक्स था वो आपके पास 400 रुपए में पहुंचा दिया। और हर्षद मेहता ने तो कोई ऐसी कंपनी थी जिसका 40 रुपए का स्टॉक आपके पास 350 रुपए पहुंचा दिया, और वो कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, एक कमरे की कंपनी थी। और हम सिर्फ लोग जो हैं यही चीजें देख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि देखो ये बहुत बढ़ रहा है, आज इसमें ये न्यूज़ आई है, इसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, इसमें आपके पास म्यूचुअल फंड की ज़्यादा होल्डिंग है, एफआईआईज की ज़्यादा होल्डिंग है, रिसर्च रिपोर्ट बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शंस यही है, क्योंकि हमारे पास तो इनसाइड कोई न्यूज़ ही नहीं ना होगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको मार्केट में नुकसान जो है
वो तब नहीं हो सकता कि अगर कंपनी मान लीजिए बहुत गंदा कर रही है और आप कंपनी के थ्रू बहुत पॉजिटिव हो और जो मैनेजमेंट है वो भी एक बहुत पॉजिटिव है कि हम अपनी कंपनी को ठीक रखेंगे, तब वो मार्केट में स्टॉक बढ़ेगा। और हमारी ये आदत है कि हम स्टॉक में पोजीशन ही तब बनाते हैं जब वो स्टॉक चढ़ गया होता है। अब निफ्टी 50 में बोलते हैं कई लोग बहुत अच्छे स्टॉक्स हमने परचेज किए हुए हैं। अरे भाई वो निफ्टी 50 में तब आया जब उसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो निफ्टी ने उसको फर्स्ट 50 में पोजीशन दी ना, तो वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। आप पोजीशन तब बना रहे हो जब वो स्टॉक काफी हाईली पोजीशंस के ऊपर बैठा हुआ है। तो आपको तो वो स्टॉक्स ढूंढना है ना कि जो जो मतलब जिसका अभी बहुत कम प्राइस पे, मान लीजिए बर्गर किंग का आईपीओ उन्होंने बोला कि जी 600 हमने रेस्टोरेंट्स अपनी ओपन करने हैं। तो आपको मान लीजिए कि जिस दिन वो लिस्टेड होगा स्टॉक 60-70 रुपए की अगर स्टॉक मार्केट में प्राइस होगी, तो आप 5 साल के व्यूज में क्या सोचेंगे कि नहीं यार 500-600 रुपए स्टॉक्स पहुंच जाए। तो कंपनी ने तो ये बोला कि हमने 600 रेस्टोरेंट ओपन करने हैं। अब कंपनी ने ओपन क्या करने हैं वो किसी को पता नहीं है एक्चुअल में इंटरनल। ठीक है, बर्गर किंग बहुत अच्छा कंपनी है, काफ़ी फूड में ये बर्गर्स में डील्स कर रही है, और कईयों और बिजनेस मॉडल का एक्चुअल में कईयों को पता नहीं होता। अब सभी को पता है कि आपके पास डोमिनोज क्या काम करता है। डोमिनोज सभी को पता होगा कि जी ये तो पिज़्ज़ा देता है, बट डोमिनोज का जो असली काम है वो सप्लाई चेन का है। जुबिलिएंट फूड्स उसके पीछे है, वो पिज़्ज़ा बनाते हैं, बट वो सप्लाई चेन्स कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में डोमिनोज जो वो सप्लाई चेन का काम करती है। तो फिर क्वेश्चन वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि जी एक आम आदमी जो स्टॉक में एंट्री ले वो वैल्यू इन्वेस्टिंग किस हिसाब से करें। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप उस बिजनेस के लिए कितने पॉजिटिव है कि मैं उस बिजनेस को आस्ते आस्ते कैसे खड़ा करूंगा। तो आपको वैसे स्टॉक मार्केट में करना चाहिए कि ये मेरा बिजनेस है, मैं किसी के बहकावे में या किसी की बातें लेके या मीडिया की न्यूज़ लेके मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट चाहिए। और मेरे को वैसे स्टॉक्स में भी होल्डिंग नहीं बनानी जो निफ्टी 50 में ऑलरेडी एक्टिवेट हैं, वो स्टॉक बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। मेरे को तो कोई ऐसा धुरंधर पकड़ना है जिसको आज मैं देखूंगा कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और करना कैसे है ये? करने के लिए देखिए आपको हर एक चीज पे अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस स्टॉक्स की जो मैनेजमेंट है क्या कर रही है, मैनेजमेंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज फोकस करना है। अब यहाँ पे एक और आपकी साइकोलॉजिकली पावर क्या है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है। मैं एक ना ब्रोकर की न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करने गए, तो वहाँ कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, सीईओ खुश, एम्प्लॉइज खुश, सब कुछ खुश। तो उस इन्वेस्टर को लगा कि यार इनकी जो सक्सेस है और ये जिस हिसाब से हंस रहे हैं, तो मतलब इनको विश्वास नहीं है अपनी कंपनीज के ऊपर। तो उसने सारे स्टॉक्स लिए बेच दिए। तो उनका बोलना था कि मैं इसीलिए इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा कि इनको अपनी सक्सेस के ऊपर ही भरोसा नहीं था। तो आपको ऐसी ऐसी चीजें जज करनी होती हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से पहले, और देखिए जो चार्ट पैटर्न है वो चार्ट पैटर्न एक्चुअल में क्या है, ये आरएसआई आप पढ़ते हो, बोलिंगर बैंड्स आपके पास पढ़ते हो, या आपके पास मोड मीडियन पढ़ते हो, आरएसआई देख रहे हो, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं आपके पास। तो ये इंडिकेटर तो हैं क्या एक्चुअल में? ये इंडिकेटर तो मार्केट की जो थिंकिंग पावर है ना उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उस चार्ट के ऊपर, और कुछ नहीं है वो। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट इंडिकेटर्स के ऊपर ही चलती ना, तो आज को तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वो तो सिर्फ आपको एक एनालिसिस दे रहे हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अब कई बार तो ये देखा गया है कि यार सेंसेक्स तो बहुत अच्छा पहुंच गया, बट हमारा स्टॉक्स तो कहीं बहुत नीचे गिरा। अब सेंसेक्स आपके पास कितना पहुंच गया, यस बैंक, डीएचएफएल तो वहीं पे पड़े हैं, क्योंकि उनकी कंपनी मैनेजमेंट ही गलत थी। तो कभी कभी सेंसेक्स अगर नीचे भी जा रहा है बट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स मैंने ऑलरेडी बताया कि ये फर्स्ट टॉप 50 कंपनीज को कैलकुलेशन करके बाकी इसकी कंपनीज का रिजल्ट्स निकालती हैं आपके पास। तो स्टॉक मार्केट में तो सिंपल सा एक चीज है कि आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड आपने डाल दिया, आपने बहुत अच्छा सोच के डाला कि जी मैं आज इक्विटी में पैसा लगा रहा हूँ, 5 लाख लगा रहा हूँ 5 साल के लिए, मेरे को छठे साल 7 लाख मिल जाए। बट स्टॉक मार्केट गिरी, नीचे क्रैश हो गई, और आपका जो फंड मैनेजर जो आपके म्यूचुअल फंड को होल्ड कर रहा है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कंपनी की जो इनसाइड ट्रेडिंग है वो आपको बीएससी के ऊपर जाके, जब भी मार्केट क्लोज होती है, जब भी मार्केट स्टॉक्स अपर सर्किट लगा रहे हैं, 10% लगा रहे हैं, 12% लगा रहे हैं, 18% लगे, तो आपको बीएससी और एनएससी की जो वेबसाइट है उसमें डाटा जाके चेक करना है कि आज कितनी एफआईआईज ने, क्योंकि एफआईआईज कुछ स्टॉक्स बेच रहे हैं, कुछ ले रहे हैं,
तो आपको वहां पे जाके ये देखना है कि इन्होंने आज ही खरीदा, आज ही बेचा, स्टॉक को ऊपर चढ़ाया, कई स्टॉक 18% चढ़ गए एक ही दिन में, तो लोगों को लगा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट उसकी इनसाइड ट्रेडिंग क्या हो रही है, वो 3:30 बजे के बाद ही आपके पास रिपोर्ट आ रही है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि उसको स्टॉक्स को तो ब्रोकर ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ब्रोकर मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, स्टॉक को बढ़ाना है, चढ़ाना है और आपको फंसाना है, और वहां से पैसा खींच के उन्होंने बाहर आ जाना है, अपना प्रॉफिट दिखाना है। तो हमको ना इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हमारे को उसकी डिटेल्स स्टडी करके, डिटेल्स इन द सेंस ये नहीं है, और आपके पास एक्चुअल में इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीजों के ऊपर देखें, क्योंकि हमारे पास तो सोर्स ही वो है ना। अब मैं आज बोल दूं कि एक मेरे पास एक HDFC बैंक है, एक मेरे पास आपके पास कोई छोटा मोटा बैंक IDFC फर्स्ट बैंक है, उसका स्टॉक प्राइस 3800, HDFC 1400, तो हर लोगों के दिमाग में क्या कि यार HDFC तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। मान लीजिए कल को कोई मैनेजमेंट खराब होगी या कुछ हो गया, स्टॉक नीचे गिर गया, बट आपने जो स्टॉक लो वैल्यू का था वो बहुत अच्छा चढ़ा। तो मार्केट में जो ट्रस्ट फैक्टर है, जहां पे म्यूचुअल फंड और FIIs की लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, उस स्टॉक्स में आपको पैसा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो न्यूज है, इनसे आपको काफी ज्यादा बचना चाहिए। तो अगले एपिसोड में, अगले जो टॉपिक आएगा उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं तो आपको लगाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। तो आज का विषय यही था। थैंक यू।